हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आज सब कुछ फाइन है। इंटरनेट वाइज आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन टुडे। मैं दिख भी रहूंगा, मेरी आवाज भी आ रही है, राइट? ओके। हाँ, अभी स्क्रीन अब दिखेगा। स्क्रीन अभी मैंने ऑन नहीं किया है। मैंने अलग से आप लोगों को एक ये मैसेज भेजा था, सभी को मिला था क्या? मैंने एल प्लस पे मैसेज भेजा था आप लोग को? कल एकदम से मीटिंग अपनी ऑफ हो गई है ना, कल एकदम से। है ना? तो ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके, सभी लोग होस्ट पे चैट करेंगे। ओके, तो अब इस पेज को हटा देते हैं। कल बच्चों मैंने आपको ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होमवर्क दे दिया था। क्या सभी लोगों ने अटेंड कर लिया कि ये होमवर्क? मैंने कल के हैंडआउट में आप लोगों को होमवर्क दिया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। हैज एवरीबॉडी अटेंडेड इट? थोड़ा सा रह गया है। हाफ। ओके, ठीक है। तो एक काम अपन करते हैं, इससे जो पिछला वाला होमवर्क था, लेट अस डिस्कस दैट होमवर्क, जो आयनेशन एनर्जी से रिलेटेड था और जिसके मैं सॉल्यूशंस आप लोगों को दे चुका था। आयनेशन एनर्जी तक हम डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक आयनेशन एनर्जी वाला होमवर्क तो कर लिया है ना सभी लोगों ने, कि अभी वो भी अटेम्प्ट नहीं हुआ है? हो गया है?
नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी वाला मैंने अभी तक आई थिंक एटॉमिक रेडियस वाला आपके साथ डिस्कस किया है, आयोनाइजेशन एनर्जी वाला डिस्कस नहीं किया है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप लोगों ने आयनेशन एनर्जी वाला कर लिया है तो कैन वी डिस्कस दैट आयनेशन एनर्जी होमवर्क? ओके, तो आई थिंक मैंने आप लोगों को वैसे तो सॉल्यूशंस दे दिए थे, मुझे ध्यान है। सॉरी। ओके, तो बच्चों चालू करते हैं, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसका चालू करते हैं। ये था एक्सरसाइज ओवन के सवाल आपके सामने है। तो क्या 15 क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? 15 में कोई डाउट? सोनू झा, जो सोनू झा बेटा, सोनू झा, प्लीज डोंट क्रिएट न्यूसेंस ऑन चैट। सोनू झा, ठीक है बेटा, किक आउट कर दी जाओगी क्लास से, ठीक है? ओके, 15 क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, तो 15 में कोई डाउट है क्या अपन को? ओके, अच्छा, रेस 8 भी अपनी डिस्कशन में रह रही है क्या? रेस 8, इज रेस 8 स्टिल इन? रेस 7 अपन डिस्कस कर चुके हैं क्या अपन? मेरे को रेस का स्टेटस बताइए, क्या रेस 7 अपन डिस्कस कर चुके हैं? रेस 7 हो गया है, रेस 8 रह रहा है। ओके, पहले अपन रेस 8 करना चाहेंगे, रेस 8 सॉल्व कर लेते हैं। रेस 9 कल दी थी मैंने आपको, है ना? यार अभी रेस 8 के सॉल्यूशन मुझे मिल नहीं रहे। कल ही दिया है क्या? कल तो नहीं दिया। अभी रेस 8 के सॉल्यूशन है नहीं मेरे पास। एक काम करते हैं, अभी तो अपन वो डिस्कस कर लेते हैं जो डिस्कस कर रहे थे, है ना? लेट अस डिस्कस द शीट। अभी रेस 8 अपन डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, है ना? रेस 8 के मेरे पास सॉल्यूशन अभी है नहीं, ठीक है? रेस 8 के सॉल्यूशन दे चुका हूं मैं आप लोगों को, ठीक है बच्चों? रेस 8 के सॉल्यूशन आई हैव सेंड यू ऑलरेडी। ओके, यार ये मुझे क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये तो डिस्कस करा हुआ है, ये किसी ने पूछा था मुझसे 18 वाला।
फिर मैंने कहा था नोट्स के सवाल है, तो जिसको जो डाउट है आप पूछ सकते हो। 18 में कोई डाउट है क्या? O1 एक्सरसाइज O1 के 18 में कोई डाउट है क्या? 20 में डाउट है? 20 के लिए मैंने कहा तो था, 20 के लिए मैंने आपसे कहा था अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी जैसे बेरिलियम, तो बेरिलियम हमेशा 2+ बनाना चाहेगा। या बात कर ले मैग्नीशियम की, किसी भी बात कर लो आप, एल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर आप बात करोगे तो ये हमेशा 2+ बनाना चाहेंगे। मतलब बच्चों आप ही बताइए, मैं 20th क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, सभी लोगों का फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ये बताइए मैग्नीशियम को 2+ बनाना है ना, 2+ बनाना ही बनाना है। तो जो इसकी I1 होगी और जो इसकी I2 होगी, यहां पर बात यह आ रही है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। आप ही लोग बताइए कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल के लिए I2 और I1 का डिफरेंस मैंने कहा था 16 से कम होना चाहिए। तो 16 से कम होना चाहिए तो 10 से भी कम होना चाहिए। अरे यार ये तो एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने यार, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और मैंने ये भी कहा था कि 11 से कम मान लो आप। मैंने फिर वो हैंडआउट के अंदर भी करेक्ट करवाया था, मुझे ऐसा ध्यान में करवाया मैंने। ये भी बताया था किसी को, ये कोई पूछ रहा था तो ये भी बताया था मैंने किसी को। सुनो मेरी बात, बहुत ही मेजर डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन गो अहेड। ये वाला भी एक्सप्लेन करा था, 46 भी मैं बता चुका हूं। एक्सरसाइज ओवन 26 और 27। अरे इस वाले होमवर्क में नहीं है वो, प्रणव कुमार। 26 और 27 इस होमवर्क में कहा है? मैंने दिए थे क्या इस होमवर्क में? 26 और 27 कल दिए हैं बेटा। 45 कोई पूछ रहा, 45 46, 46 बता चुका हूं, 46 बता चुका हूं। जो इस वाले में है वो पूछिए। हाँ आई थिंक डिस्कस हो गया है, सभी लोग बच्चे ये कह रहे हैं। चलिए ठीक है। एक काम करते हैं अपन, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म कर लेते हैं, फिर कलेक्टिवली लगभग जब पूरी शीट आपकी तैयार हो जाएगी देन वी कैन कलेक्टिवली सॉल्व दी कंप्लीट शीट। अब अपन पूरी शीट एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे बहुत जल्दी से, चैप्टर कंप्लीट करके लेट अस डिस्कस दी होल शीट कंप्लीटली। ठीक है, ओके। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, आज बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। और एक जो आपको मैंने 13 मई को एक बच्चे ने मुझे बताया है, 13 मई को बच्चों मैंने आपको रेस 8 का सोल्यूशन भेज दिया था। जो लोग कह रहे हैं कि उनके पास रेस 8 का सोल्यूशन नहीं है, तो सभी लोग 13 मई का मटेरियल देख लेना, 38 का मटेरियल देख लेना, आपको मिल जाएगा 13 मई का। उस वक्त मैंने रेस 8 का सोल्यूशन भेज दिया था। ठीक है, थैंक यू वरुण मालविया, थैंक यू बेटा। ठीक है, ओके। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना प्यारा टॉपिक है, या आगे अब इतने प्यारे टॉपिक आने वाले हैं कि अब इसके अंदर आपको एक भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा।
वो खुलते नहीं है, एरर दिखाते हैं, तो बेटा उस पर बात करो हेल्पलाइन नंबर पे। अमन, अगर आपकी कोई फाइल नहीं खुल रही है, प्लीज कॉल ऑन हेल्पलाइन नंबर एंड गेट इट वेरीफाइड। ठीक है, सभी बच्चे यही करते हैं। एक मिनट। रेशु कुमारी, बेटा आप जो भेज रहे हो, उसके ऊपर रेशु कुमारी जो आप डाउट भेज रहे हो, उस पर आधे घंटे 45 मिनट मैंने बताया था। वीडियो लेक्चर देखो, रिकॉर्डिंग देखो, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। आधा पौना घंटा समझाई थी वो चीज। ओके, अब बच्चों सीधी सी बात है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब सुने, थोड़ा सा यार बहुत दिन हो गए, कुछ न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा यार, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, है ना, बहुत दिन हो गए अपन ने कुछ इसमें न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा। मुझे जहां तक ध्यान है, मैंने लास्ट आपको शायद न्यूमेरिकल वो शूमाकर स्टीवेंसन इक्वेशन बताई थी। शूमाकर स्टीवेंसन इक्वेशन बताई थी, सभी लोगों को अगर याद होगी, वो आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा ई एन ऑफ ए एंड बी, ऐसा करके मैंने कुछ बताया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। अब आइए थोड़ा सा अपन थोड़ा सा न्यूमेरिकल कुछ पढ़े। तो नेक्स्ट है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सुविधा आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तो नहीं थी। हमने कभी भी आयनेशन एनर्जी कैलकुलेट नहीं करी, हमने कभी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट नहीं करी, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप लोगों के लिए कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एक बच्चों अपनी क्लास में बहुत ही औसम छात्र है, शानदार बच्चा है, जिसका नाम है केशव कुमार। इस बच्चे का मुझसे पूछना है कि ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा। मैं अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट कर रहा हूं। ये जो हीरा है, एक और हीरा हमारी क्लास का, ये मुझसे पूछ रहा है ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा। मैं आपसे पूछता हूं, जो बात मोदी जी नहीं बता सकते आज की तारीख में, ये बात मुझसे पूछ रहा है। बेटा मोदी जी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि ऑफलाइन कब से स्टार्ट करना है। मैं कहां से बताऊंगा मेरे लाल, ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा। एक काम कर, तू लॉकडाउन हटवा दे, मैं कल ही चालू कर दे ऑफलाइन। आप लॉकडाउन हटो, मैं ऑफलाइन चालू करवाता हूं। ठीक है, इतने हीरे आते कहां से वे, कहां से आते हैं ये। हाँ, और नहीं, और लगातार वो कॉपी पेस्ट, मतलब कई लोग क्या है, मुझे ऐसा लगता है अपने लेक्चर में गाली खाने आते हैं कि सर मेरा नाम लेकर एक बार गाली दे दे, बस मेरा आज का दिन सफल हो जाएगा। कई लोग लेक्चर में आते ही गाली खाने, रोज सुबह उठ के वो तैयार होते, आज कम से कम 5 गाली खाऊंगा तब दिन बनेगा मेरा, उनका ऐसा रहता है। मिनिमम आई वॉन्ट 5 गाली, 7-8 आ गए फिर तो मजा ही आ जाएगा, 7-8 गाली पड़ेगी तो मजा ही आ जाएगा, बट मिनिमम जो है आज चाहिए यार। ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा बताओ। चलिए चालू करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम अलग अलग स्केल में काउंट कर सकते हैं, इस अलग अलग स्केल में कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर 3 मेजर स्केल्स जो आपको देखना होता है, जो आपको पढ़ना होता है, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला स्केल है पॉलिंग स्केल। तो फिर से हमारे पास 3 तरह के अंकल हैं, पॉलिंग अंकल, मुलिकिन मुलिकिन मुनिकन अंकल और तीसरे अंकल जो है वो है आपके जोड़े में है, वो नाम भी मस्त है इनका, ऑलरेड रोचो, ऑलरेड रोचो स्केल, ऑलरेड रोचो स्केल। ठीक है, तो पॉलिंग स्केल नहीं, पॉली नहीं है, पॉलिंग है, पॉली नहीं है, पॉलिंग। पॉलिंग स्केल, मुल्किन स्केल, ऑलरेड रोचो स्केल, इन सब का जो है अपना अपना एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का। इन सब अंकल का पर्सनल एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का। आइए देखते हैं। अच्छा, मैंने पॉलिंग अंकल बोल दिया तो कई लोगों ने अंकल लिख दिया लिटरली। अरे ऐसे मत करा करो यार, मैंने पॉलिंग अंकल बोल दिया, कई लोगों ने नोट्स में अंकल लिख दिया लिटरली। अबे सही में अंकल थोड़ी है, वो तो रिश्तेदारी बढ़ाओगे तो याद रहेंगे ना फिर ये अंकल, रिश्तेदारी बढ़ानी पड़ती है। पॉलिंग स्केल, ठीक है, नहीं दादाजी नहीं बोल सकते, बुरा मान जाते हैं फिर ये। हाँ, पॉलिंग स्केल, इन्होंने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली, तो इन्होंने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्होंने एक मॉलिक्यूल में से निकाली, एक मॉलिक्यूल में से। तो मान लीजिए देयर इज अ कंपाउंड ए बी, है ना, एक कंपाउंड है ए बी। तो इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। अच्छा बच्चों, एक चीज और, एक मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक सिंबल होता है। वैसे तो ईएन तो आप बोल ही सकते हो, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक सिंबल होता है, वो सिंबल होता है ये, ऐसा सिंबल होता है। थोड़ा और ढंग से बनाता हूं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बच्चों सिंबल होता है। ठीक है, होता तो एक्स जैसा है, एक्स जैसा ही है, पर ये एग्जैक्टली एक्स जैसा नहीं है। एक्स में तो दो टांगे सीधी होती है, एक्स में तो दोनों टांगे सीधी होती है, इसमें एक टांग तो सीधी है और एक टांग को लखवा मार गया, ये हो गया है। एक टांग तो सीधी है, दूसरी टांग को लखवा मार गया है करके, हो गया ये। सब लोग समझ गए ना? तो एक टांग मुर्गी है, लंगड़ा है, ठीक है। और अब इसको एक्स तो नहीं बुलाते, तो इसका जो रियल है, अब मैं लिखूंगा, तुम लोग उसका मजाक नहीं बढ़ाओगे। यह है इसका नाम। अब खबरदार किसी ने इसको ची, चाय, छी, छी, छाए ऐसा कुछ बोला, इट इज एक्चुअली काय, काय की तरह ये सी एच यहाँ पे क है, ठीक है। तो काय, इसको काय बुलाते हैं, ये चाय, ची ये नहीं है, समझ गए? तो ये है, तो इट इज नॉट ची, छी, कई लोग इसको छी बुलाते हैं, तो फिर यहाँ पे लिख रहे हैं छी ए माइनस छी बी, ऐसा नहीं है ये, इट इज काय।
ठीक है। बट जैसा मैं जानता हूं कि आप लोग पढ़ने की जगह इसका मजाक उड़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहोगे, तो मैं इसको फिर एक्स ही बुलाने वाला हूं, एक्स ए माइनस एक्स बी, है ना। हाँ, एक्स ए माइनस एक्स बी, मैं इसको एक्स ही बुलाने वाला हूं क्योंकि तुम लोग बैंड बजा दोगे इसकी। तो एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है, इक्वल टू, अब फॉर्मूले पे ध्यान दे दो, फॉर्मूला क्या है। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसके बराबर होगा, 0.102 अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस फिर से अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। ये इसका फॉर्मूला दिया गया है ना। तो ये है एनर्जी, ये बीई क्या है, बॉन्ड एनर्जी है बच्चों। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस फिर से अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बीबी। अभी ये हो क्या रहा है मैं बताऊंगा पूरा, डोंट वरी। मैं अभी आपको जब इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर ये फॉर्मूला तब है व्हेन ऑल बॉन्ड एनर्जी आर इन किलो जूल पर मोल। ये तब फॉर्मूला लगेगा जब सभी बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में है। यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तब लगाना है व्हेन ऑल बॉन्ड एनर्जीज आर इन किलो कैलोरी पर मोल। तो सिंपल सी बात है, चेंज सिर्फ इतना हो रहा है, बाहर का जो डेसिमल वाला पार्ट है वो चेंज हो रहा है ना। सभी लोग बहुत ध्यान से देखोगे, बाहर का डेसिमल वाला पार्ट चेंज हो रहा है बेस्ड अपॉन द यूनिट। अगर यूनिट आपको किलो जूल में दे रखी है तो बाहर 0.102 लगाओगे, और किलो कैलोरी दे रखी है तो बाहर 0.208 लगाओगे, बाकी अंदर का फॉर्मूला सेम, ठीक है। आइए अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उससे आपको ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा सवाल, क्वेश्चन है, आपको HCl मॉलिक्यूल दे रखा है, HCl मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको बॉन्ड एनर्जी HCl की दे रखी है 58 किलो कैलोरी पर मोल। अब किलो कैलोरी दिया है तो आप खुद सेलेक्ट कर लो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे। 58 किलो कैलोरी पर मोल, HH का आपको दे रखा है 49 किलो कैलोरी पर मोल, बॉन्ड एनर्जी Cl की आपको दे रखी है 36 किलो कैलोरी पर मोल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की आपको दे रखी है 2.1, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन आपसे पूछ रहा है। करिए भाई सवाल। हाँ, ये सब सवाल डेटा, पूरा डेटा सवाल ही देगा, डोंट वरी। ईच एंड एवरी डेटा क्वेश्चन विल गिव, आपको तो बस अननोन फाइंड करना है। बताइए क्या रहेगा। करिए भाई, एक बार सभी लोग अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को, सब कुछ आपके सामने है। ये लीजिए, सब कुछ आपके सामने, सवाल को अटेम्प्ट करिए और आंसर बताइए। संभव रॉन्ग आंसर बेटा, गलत है आपका आंसर, संभव। अब जिसका सही आंसर आते जाएगा मैं उसका नाम लेता जाऊंगा। आदित्य सतीश, योर आंसर इज राइट। आदित्य सतीश, योर आंसर इज राइट। जिसका राइट आंसर आता जाएगा मैं उसका नाम लेता जाऊंगा।
संभव अजय कुमार, योर आंसर इज राइट बेटा। संजय अजय कुमार, योर आंसर इज राइट। संभव अजय कुमार। एक चीज और बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन नेवर बी नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। अमन, योर आंसर इज राइट। अमन, अमन, योर आंसर इज राइट। ओके, आई थिंक एवरीवन इज अटेम्प्टेड नाउ। आइए मैं इस सवाल को आपको करके दिखाता हूं। अरविंद श्याम, योर आंसर इज राइट। अरविंद, अरविंद, योर आंसर इज राइट। युवराज, योर आंसर इज राइट। युवराज, योर आंसर इज राइट। आइए, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या, पहली बात तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? 0.208, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अब आपको दे रखा है ए बी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी। ए बी कौन हुआ? अरे सीधी सी बात है, ये आपका ए मान लेते हैं इसको, और इसको बी मान लेते हैं। तो ए बी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई? 58, है ना, माइनस अंडर रूट ऑफ ए मॉलिक्यूल। ए मतलब या तो H2 या Cl2। अभी मैंने ये डिसाइड नहीं करा है मैं ए किसको लेने वाला हूं, बी किसको लेने वाला हूं, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं करा है। पर हाँ, ए बी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी 58 होगी, और ए इंटू ए बी 49 इंटू 36, ये हो गया। ठीक है, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे 0.208 अंडर रूट ऑफ 58 माइनस, अब देखो दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो 7 इंटू 6 आ जाएगा, 7 इंटू 6 आ जाएगा आपका 42। तो ये आ जाएगा 0.208 रूट 16। तो 0.208 इंटू 4, दैट इज 0.832। अब बच्चों 0.832, राइट। अब बच्चों यहां पे सवाल ये उठता है कि आगे कौन और पीछे कौन, आगे कौन आएगा और पीछे कौन आएगा, मतलब ए किसको लोगे और बी किसको लोगे। तो बच्चों एक चीज आपको ये समझनी चाहिए थी, मुझे आप एक ये चीज बताओ कि कभी ये नेगेटिव हो सकता है क्या? क्या कभी स्क्वायर रूट नेगेटिव हो सकता है क्या? आप लोग ये बताइए, क्या कभी स्क्वायर रूट नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, है ना। अगर स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। इसको भी अगर पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो आगे आएगा, और जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो पीछे आएगा। अब सवाल ये उठता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? हाइड्रोजन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, आप ही बताइए। अरे ऑब्वियस बात है क्लोरीन की होगी भाई, इट इज नॉन मेटल, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चों बहुत आंसर में चेंज आ जाएगा अगर आपने कुछ आगे पीछे ले लिया, तो आंसर में बहुत तगड़ा चेंज आ जाता है। तो सुनिए, ये बात समझ में आ गई कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए हाइड्रोजन से, और वो किसके बराबर आएगी? 0.832। तो बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन 2.1 प्लस 0.832, तो ये है आपका 2.932 इसका आंसर आएगा। ये इसका आंसर था बेटा 2.932। ठीक है, 2.932 इसका आंसर आना था। और याद रखिएगा
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज जस्ट अ नंबर, देयर इज नो यूनिट फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिंग स्केल से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चलती है। दिस इज द मेथड थ्रू विच पॉलिंग स्केल डिराइव्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें एक दूसरे एटम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जीज हमेशा आपको दी जाएगी। किसी ने भी मुझसे पूछा कि सर पहला वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं करा, वही तो बात है, आपको डेटा किलो कैलोरी में दे रखा है, तो किलो कैलोरी के अनुसार ये आएगा। किलो कैलोरी में आपको डेटा दे रखा है, तो किलो कैलोरी के अनुसार ये आएगा। ठीक है, और डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपसे होगा। ओके, अब मजेदार बात है बच्चों कि हम जब भी आगे आईओसी पढ़ेंगे, हम जितनी भी आगे आईओसी पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट हर जगह यूज आएगा। पूरी आईओसी आज से लेकर आप 2 साल तक, जब तक ये आईओसी पढ़ोगे ना, 2 साल तक आईओसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग हर कॉन्सेप्ट में यूज आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर आप जो वैल्यूज दिमाग में रखोगे, आप जो वैल्यूज यूज करोगे, कौन से स्केल की यूज करोगे, पॉलिंग की करोगे, मिलिकन की करोगे, या ऑलरेड रॉचो की करोगे, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही मेनली यूज करोगे। आप जो नंबर्स याद करोगे या नंबर्स याद रखोगे, वो पॉलिंग स्केल के नंबर्स ही आप याद रखोगे। तो अरे भाई, अब ये भूल जाओ, अब इस सबको भूल जाओ। किलो कैलोरी और किलो जूल में कोई आपसे कन्वर्जन नहीं पूछेगा। किलो कैलोरी और किलो जूल में कोई आपसे कन्वर्जन नहीं पूछेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, इसमें आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज खत्म होती है, अब आगे बढ़िए। तो ईएन की वैल्यूज आपको याद रखनी है। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको कई एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर सम अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स। अब टेंशन मत लीजिए, उनमें भी एक ट्रिक है मेरे पास, उनके उनके लिए भी एक ट्रिक है, तो ट्रिक वाइज आप याद रख पाओगे, है ना। आई हैव अ ट्रिक, अब सुनिए, आपको किन किन की याद रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। इतने एलिमेंट्स की बच्चों याद रखनी है, और डोंट वरी, आपको जरा भी परेशानी नहीं आएगी याद करने में। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, सर जब पूरा सेकंड पीरियड ले लिया है तो नियॉन काय को नहीं लिया। अरे बच्चों, नियॉन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड हो सकती है क्या नियॉन की? यहाँ पे मैंने नियॉन क्यों नहीं लिया? क्या नियॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अरे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां से जनरेट होती है? कोवलेंट बॉन्ड से। क्या इनर्ट गैसेस कोवलेंट बॉन्ड बनाती है क्या? कोवलेंट बॉन्ड बनाती नहीं है इनर्ट गैस, सिर्फ जेनॉन है बच्चों, याद रखना, सिर्फ एक जेनॉन है जिसके कोवलेंट कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं। और जेनॉन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपसे कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ एक इनर्ट गैसेस में जेनॉन है जिसके जिसके कोवलेंट कंपाउंड्स अवेलेबल है, और वो आप सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। इस चैप्टर में जेनॉन की कंपाउंड्स का कहीं जिक्र नहीं आएगा, वो आप सीधे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ोगे। पर याद रखिएगा, इनर्ट गैसेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन नहीं है। ओके ओके, तो अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे याद रखें? हाउ टू रिमेंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? प्रकाश कुमार, क्लैदरेट कंपाउंड बेटा आपके सिलेबस में अभी नहीं है, डोंट थिंक अबाउट इट, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्लैदरेट कंपाउंड राइट नाउ। ठीक है, ओके। तो समझो, ये कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा कैसे याद रखोगे? ये कहानी शुरू करोगे आप लिथियम से, लिथियम जिसकी वैल्यू होती है 1.0। ये कहानी शुरू होती है लिथियम से 1.0। अब सुनिएगा मेरी बात,
ये पूरा पीरियड 0.5 से उछलेगा. दिस होल पीरियड विल जंप बाय 0.5. इस पूरे पीरियड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से जंप खाएगी. तो लिखते जाओ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. एज सिंपल एज दैट. तो आप याद किस पर रखोगे? लिथियम को याद रखोगे और बस 0.5 से उछालते जाओगे. 1, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. दैट्स इट. हो गया भैया? एज सिंपल एज दैट. ठीक है. अब सोडियम पे आप आइए. सोडियम लिथियम से थोड़ा सा कम, 0.9. क्योंकि आप लोग जानते हो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्ट बढ़ता है. जो अपन ने पीरियोडिसिटी के रूल्स लिखे थे अपन वही अप्लाई कर रहे हैं. लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्ट बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ती है और ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है. और याद रखिएगा नो एक्सेप्शन. नो एक्सेप्शन. जैसा कि मैंने कहा था कोई एक्सेप्शन नहीं. तेल लेने गया हाफ फिल और फुल फिल. तेल लेने गया हाफ फिल और फुल फिल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. कोई लेना देना नहीं है हाफ फिल और स्टेबल से. चुपचाप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, चुपचाप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है. भाड़ में गया कॉन्फ़िगरेशन. यहां पे कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं बच्चों. चुपचाप लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप घटेगा. ठीक है. ओके ओके आगे बढ़ते हैं. अब बच्चों इसका मैं आपको बता दूं, इस ग्रुप के अंदर 0.3 से उछलेगा. उछालो. इस ग्रुप में 0.3 से उछलेगा. उछालो. 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1. ठीक है. अब थोड़ा सा हल्का ज्यादा उछाल है, 0.4 का उछाल है तो ये 2.5 हो जाता है. और यहाँ पे 0.5 का उछाल है तो 3.0 हो जाता है. इन दो का याद रख लेना बस. इन दो का याद रख लेना बस कि वो 0.4 से उछला है और ये 0.5 से उछला है ना. बस इन दो का आपको ध्यान रखना है. तो ये है. ओके. अब बात करें कौन कौन बच गया. पोटेशियम. तो अगर लिथियम 1 था, सोडियम 0.9 था, तो आप ही बताइए पोटेशियम क्या हो जाएगा. पोटेशियम 0.8 हो जाएगा. रोडियम बताओ क्या हो जाएगा. 0.78 हो जाएगा और सीशियम 0.72 हो जाएगा. ये होता है. और फ्लोरीन 4 है, क्लोरीन 3 है, ब्रोमीन 2.8 है, आयोडीन 2.5 है. ठीक है. और हाइड्रोजन क्योंकि नॉन मेटल है, हाइड्रोजन इज नॉट द मेटल, तो हाइड्रोजन सबसे अलग रखता है 2.1. अभी जो पिछले सवाल में भी मैंने बताया था, ये देखिए आप, हाइड्रोजन कितना है 2.1. ये सारे पॉलिंग स्केल की वैल्यूज है जो आपको ध्यान रखनी है. इतनी वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है. दैट्स इट. और मैं आपसे कह रहा हूं कि अलग से बैठ के रटोगे नहीं इसको. आपको अलग से बैठ के कहीं रटना नहीं है. आपको सिंपली बस आप सवाल करते जाओगे, आपको ये वैल्यूज अपने आप याद होती जाएगी. आप बैठ के अलग से बैठ के रटोगे थोड़ी इनको. सवाल क्वेश्चन जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ये वैल्यू उतनी बार यूज होगी. जितनी बार यूज करोगे उतना ये आपको याद होती जाएगी. ठीक है. और हाँ, यहीं पे मैं आपको बता दूं पूरी पीरियोडिक टेबल का हाईएस्ट ईएन होल पीरियोडिक टेबल ये है और लोएस्ट ईएन ये है. पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट ईएन फ्लोरीन और लोएस्ट ईएन सीशियम. दैट्स इट. ठीक है. एक और चीज आप कई जगह देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम आ रही है. बहुत सारी जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम आ रही है. तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. जो राइट साइड में एलिमेंट होगा, राइट साइड उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेसिमल में ज्यादा होती है. ये याद रख लेना. तो
पर यहाँ पे रुक जाओ, पर ये बात हमेशा सही नहीं है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है। तो जहां पे क्लैश हो रहा है वहां पे मैं आगे बता दूंगा, जहां पे क्लैश हो रही है ना वैल्यू, जैसे ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो इसमें किसकी ज्यादा होती है वो आपको आगे पता चल जाएगा। अभी आप दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिए। अब जैसे 3 जगह 2.5 है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूंगा कि कहां पे किसकी ज्यादा है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। अभी आप इसको मत सोचिए, डोंट थिंक अबाउट इट, ठीक है। ओके, तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। बच्चों एक एक और जो डाउट आ रहा है कि सर ये तो मेटल है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कहां बनाते हैं मेटल? तो बच्चों इनके कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं। आपको अभी तक नहीं पता था, बट इन्हीं लोगों के कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं। हर मेटल के कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ये मैक्सिमम तो आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं, बट कुछ कुछ थोड़े थोड़े इनके कोवेलेंट कंपाउंड्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, और ये डाउट आपका आगे क्लियर हो जाएगा, है ना। ओके, ये डाउट आपका आगे क्लियर हो जाएगा, जस्ट वेट। ओके, नेक्स्ट स्केल पे चलते हैं। सेकंड स्केल था बच्चों मुलिकन स्केल। द नेक्स्ट स्केल इज मुलिकन स्केल। तो मुलिकन स्केल बच्चों, मुलिकन स्केल को ऐसे दिखाऊंगा। इसका बहुत सीधा सा फॉर्मूला, बहुत इजी फॉर्मूला है। जितना मुश्किल या जितना ट्रिवियल कॉलिंग का फॉर्मूला था, उतना ही हलवा फॉर्मूला मुलिकन का है। सिंपल उस एलिमेंट की आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज ले लो, बस आपको उस एलिमेंट की मुलिकन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पता चल जाएगी, मुलिकन स्केल में पता चल जाएगी। एज सिंपल एज दैट। उस एलिमेंट की आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐड करके बटे 2 कर दो, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पता चल जाएगी। एज सिंपल एज दैट, है ना। ये है, बस हाँ एक कंडीशन है कि आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में, वो दोनों की यूनिट होनी चाहिए। आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए, जो कि सवाल आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देगा। डोंट वरी, आपको यूनिट कन्वर्जन की कहीं नौबत नहीं आएगी बच्चों। यूनिट कन्वर्जन की कहीं नौबत नहीं आएगी। जहां पे जो यूनिट की जरूरत है, सवाल आपको वही यूनिट हमेशा देगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज भी सवाल आपको देगा। सवाल आपको आयनेशन एनर्जी की भी वैल्यू देगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी वैल्यू देगा, और आपको सिंपली दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके बस मुलिकन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सवाल को देनी है, ठीक है। ओके, अब यह बात जरूर है कि एक ही एलिमेंट की मुलिकन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी हो सकती है, और एक ही एलिमेंट की पॉलिंग स्केल में भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो सकती है। तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखिएगा बच्चों, पॉलिंग की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इक्वल टू मुलिकन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिवाइडेड बाय 2.8। अगेन एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिवाइडेड बाय 2.8। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मल्टीप्लाइड बाय 2.8, ये भी बोला जा सकता है। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है। अभी आपने ये ऊपर जितनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखी है, जो भी वैल्यूज आपने देखी, ये सब किसमें थी? पॉलिंग में थी। अगर आपको इन सभी वैल्यूज को मुलिकन में चेंज करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, इन सभी वैल्यूज को 2.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुलिकन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको इन सभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मुलिकन में चेंज करना है,
तो इन सभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 2.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मुलिकन में कन्वर्ट हो जाएगी। पर याद आप जनरली किसमें रखोगे, पॉलिंग में ही याद रखोगे। यू विल रिमेंबर द डेटा ऑफ पॉलिंग, यू विल नेवर रिमेंबर द डेटा ऑफ मुलिकन। ये तो बस आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मुलिकन और पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन है। तो पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आप 2.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मुलिकन में कन्वर्ट हो जाएगा। सभी लोग समझ गए, है ना? तो ये है, ये आपको ध्यान रखना, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इंपॉर्टेंट सब है बेटा, सवाल आ जाता है, सवाल इसी रिलेशन से सवाल आ जाता है, ठीक है? ओके, बस इस स्केल में यही था। नेक्स्ट स्केल है ऑलरेड-रॉचर स्केल। ऑलरेड-रॉचर स्केल है ना, ये स्केल भी बहुत इजी फॉर्मूला लेकर बैठा हुआ है, इस स्केल में भी बहुत सिंपल है। अच्छा एक चीज समझिएगा बच्चों, ये स्केल्स है, स्केल्स का मतलब समझ रहे हो ना? अब ये बच्चे का डाउट आया है कि सर एक ही एलिमेंट की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हो सकती है? अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग नहीं है, स्केल अलग अलग है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये पेंसिल, इस पेंसिल की लंबाई क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्केल? तो काफी लोग बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर, है ना? इट इज जस्ट लाइक यूनिट, स्केल का मतलब है यूनिट। तो काफी लोग बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर, काफी लोग बोल सकते हैं सर 7 इंच या 7 इंच या 8 इंच, है ना? कई लोग इंच में बता सकते हैं, कई लोग मीटर में बता सकते हैं, कई लोग बोल सकते हैं सर 0.01 मीटर। आप में से कई जाबाज ऐसे हो सकते हैं जो किलोमीटर में बता दें, सर 0.0001 किलोमीटर है सर। सभी लोग समझ गए ना? तो ये स्केल की तरह है, जस्ट लाइक टेम्परेचर हैज डिफरेंट डिफरेंट स्केल। अभी मेरा टेम्परेचर क्या है, मेरा भी सब टेम्परेचर क्या है, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। मेरा भी आपका और मेरा, खुद को ऐसे चेक करो, आपका टेम्परेचर अभी क्या है, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में कुछ और हो सकता है, केल्विन में कुछ और हो सकता है। सभी लोग समझ रहे हो ना? तो उससे आपका टेम्परेचर थोड़ी चेंज हो गया, उससे टेम्परेचर थोड़ी चेंज हो गया, या इस पेंसिल की लंबाई थोड़ी चेंज हो गई। लंबाई तो वही है, आप स्केल अलग अलग चूज कर सकते हो। हाँ, हो सकता है आप में से कोई शूरवीर इसको लाइट ईयर्स में बता दें, लाइट ईयर्स में इसकी लेंथ बता रहे हैं, तो हो सकता है, यस और नो? तो ये स्केल्स आपको याद रखने हैं, ये स्केल्स क्वेश्चंस में आते हैं, ये 3 स्केल आपको याद रखने हैं। इससे कभी भी आप अलग अलग स्केल लोगे, उससे कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने ये सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अगर मुलिकन में ले ली, फ्लोरीन अभी भी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेगा और फीशियम तब भी लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेगा। वैल्यू चेंज हो जाएगी पर ऑर्डर चेंज नहीं होगा, इस बात को आप समझिएगा, है ना? तो वैल्यूज चेंज हो जाएगी पर ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अगर आप सभी को 2.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उससे ऑर्डर थोड़ी चेंज होएगा। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा? क्या नहीं होएगा, राइट? तो ये वाली बात है। उसी तरह से नेक्स्ट स्केल है ऑलरेड-रॉचर स्केल। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है? कई लोग अभी मुझे लाइट ईयर में अभी भी लेंथ भेज रहे इस पेंसिल की इन द टर्म्स ऑफ लाइट ईयर। अबे छोड़ दो, हो गया हो गया हो गया बेटा। सुनिए, यहां पर जेड इफेक्टिव तो आप लोग निकालना जानते ही हो, जेड इफेक्टिव स्लेटर रूल, जेड इफेक्टिव यू कैन कैलकुलेट बाय स्लेटर रूल। यहां पर आर क्या है बच्चों, इट इज कोवलेंट रेडियस,
R is covalent radius in angstrom. R is covalent radius in angstrom. ठीक है, ठीक है, हाँ, जेड इफेक्टिव हमेशा वैलेंस शेल का, जेड इफेक्टिव बाय डिफॉल्ट आप हमेशा वैलेंस शेल का ही निकालता है। ठीक है, अब इसका पॉलिंग से क्या नाता है, इसका पॉलिंग से क्या नाता है वो मैं बता देता हूं। तो एक इसकी भी ट्रिक है, जैसे मैंने मोलिकन का 2.8 से मोलिकन और पॉलिंग का रिलेशन बताया, इसकी भी पॉलिंग से रिलेशन है। ऑलरेड रोचो में, ऑलरेड रोचो में अरे ए आर का मतलब ऑलरेड रोचो, आप ऑलरेड रोचो में कोटा का एसटीडी कोड डेसिमल्स में ऐड कर दीजिए तो पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने क्या ट्रिक दी, क्या सभी को सुनाई दी? कोटा का एसटीडी कोड आप ऑलरेड रोचो में ऐड करिए, कोटा का एसटीडी कोड डेसिमल में, कोटा का एसटीडी कोड डेसिमल में आप ऑलरेड रोचो में ऐड करिए तो आपको पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाती है। क्या आप सभी लोगों को पता है कि कोटा का एसटीडी कोड 0.0744 है? अरे एसटीडी कोड, आपने कभी एलएन हेल्पलाइन नंबर कॉल करा होगा, आपको एलएन का नंबर पता है या नहीं? ये देखिए, अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूं एलएन हेल्पलाइन नंबर, ये देखिए, ये जो है दिख रहा है 744। ठीक है, ये एलएन का हेल्पलाइन नंबर है। तो 744 इज कोटा एसटीडी कोड। किस्मत की बात देखिए, आप लोग कोटा से ही पढ़ रहे हैं, कोटा से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो आप लोगों से बेहतर ये ट्रिक कौन समझ सकता है? अब जो बच्चे कोटा से कोचिंग नहीं कर रहे हैं उनको ये नंबर याद करना पड़ता है, पर क्योंकि आप लोग कोटा से कोचिंग कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ट्रिक बन पाई कि कोटा का एसटीडी कोड इन डेसिमल, है ना? तो दिस ट्रिक इज एक्सक्लूसिवली फॉर दोज पीपल हु आर स्टडिंग फ्रॉम कोटा, क्योंकि बाकी लोगों को तो ये नंबर की तरह याद करना पड़ेगा, है ना? हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलरेडी रोचो कोटा आए थे और उनको कोटा अच्छा लगा तो उनको लगा कि यार मेरे फॉर्मूले में कोटा का एसटीडी कोड डाल देता हूं, नालायक को, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। अरे ऑलरेडी रोचो कभी कोटा नहीं आए थे। हाँ, ऐसा नहीं कि कोटा आए थे उनको मजा आया, कचौड़ी खा के उनको बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह यार कोटा की कचौड़ी। तो यार अब कोटा के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फॉर्मूले में घोषित करते हैं कि कोटा का एसटीडी कोड हम अपने फॉर्मूले में अरे इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। ठीक है, हाँ, अरे फॉरेन वाले अंकल एक कोटा नहीं है बच्चों। ओके, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, बस दैट्स इट, इसमें आपको और कुछ नहीं करना, कुछ और नहीं समझना। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं, इससे सवाल कैसे आते हैं, मैं आपको एक सवाल आपकी इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूं। अरे यार आपकी शीट कहाँ गई?
सभी लोग आओगे पीरियोडिक टेबल। अरे ए आर रहमान नहीं है रे। कौन बोल रहा है ये ए आर का मतलब ए आर रहमान? पागल वागल हो क्या सब लोग? अरे ए आर रहमान नहीं है। फोकट की बातें बंद करें वरना मैं आपका छैया छैया कर दूंगा। ओके, अब सुने, ये S1 का क्वेश्चन है। S1 का क्वेश्चन देखें सभी लोग, अगर आप लोग शीट निकाल सकते हैं। 12वां सवाल, 12वां सवाल आई थिंक सभी लोगों को दिख रहा है क्या? 12th क्वेश्चन। तो एक बार क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of chlorine atom on Pauling scale अगर आयनाइजेशन एनर्जी of Cl minus is 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे करोगे भैया? कैसे करोगे? तो पहली बात तो ये जो डेटा दे रखा है वो कौन से स्केल के हिसाब से डेटा दे रखा है? आप लोग बताइए, ये जो डेटा दे रखा है कौन से स्केल के हिसाब से डेटा दे रखा है? तो अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज S1 क्वेश्चन नंबर 13, बताओ आप लोग सॉल्व करके बताओ बॉस। सभी लोग सॉल्व करके आंसर दो मुझे। तो पहले तो आप मूलिकन में निकाल लोगे। मूलिकन में क्या आएगा? 4 + 13/2, 4 + 13/2 विच इज 17/2 विच इज 8.5। ठीक है, अब आपको अगर पॉलिंग में चाहिए, सवाल ने लिख कर दिया है कि मुझे पॉलिंग में बताना, मूलिकन में बताना, तो काफी लोग जो गलती कर देते हैं कि 8.50 को आंसर दे देते हैं। तो ध्यान से देखिए, उसने कहा मुझे पॉलिंग में चाहिए, तो पॉलिंग में चाहिए तो बच्चों पॉलिंग इज मूलिकन डिवाइड बाय 2.8। काफी लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? डिवाइड बाय 2.8 बच्चों, ये देखो, पॉलिंग इज मूलिकन डिवाइड बाय 2.8। जो लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो बस 8.5 को 2.8 से डिवाइड करोगे, ये ऑलमोस्ट 3.03 आपका आंसर आएगा। 3.03 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके, नहीं 3.04 नहीं आएगा, 3.03 आएगा। यार बच्चों, आप लोगों को राउंडिंग ऑफ तो करना आता होगा ना, राउंड ऑफ कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए 3.038 कुछ भी आ रहा होगा आगे, तो ये 3.03 ही होगा। इट विल नॉट बी 3.04। आई थिंक आप लोगों को राउंडिंग ऑफ करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज सीखिए कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। काफी लोगों के इस टेस्ट में भी गलत हुए सवाल। काफी लोगों ने 1.1111 को 1.12 लिख दिया। राउंडिंग ऑफ गलत है, ये गलत है। अगर आप इसको 3.4 लिख दोगे, गलत है ये। तो प्लीज सभी लोग राउंडिंग ऑफ सही करना सीखें। ये जेई एडवांस का पैटर्न जब चेंज हुआ है तो आपको ये चीज आनी चाहिए, 3.03 ही आएगा। हाँ, अगर डेसिमल्स में 0.5 के ऊपर होता है तब राउंड ऑफ होता है, वरना नहीं होता है। ठीक है, ओके, सभी लोग राउंडिंग ऑफ करना सीखें। मैं नहीं सिखाऊंगा, आप लोग सीखें। ओके, तो ये इस तरह से सवाल आते हैं बच्चों। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सवाल आपके इस तरह से आते हैं। आप लोगों ने देखा, इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं। तो बेसिकली आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। यू शुड रिमेंबर फॉर्मूले थरली। थरली आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये देखिए, अभी ये फॉर्मूला काम आया है यहाँ पे।
तो आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूले याद होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, अब आपसे यहाँ पे ऑर्डर रिलेटेड सवाल तो नहीं आ सकते, है ना। यहाँ पे आपसे ऑर्डर रिलेटेड सवाल तो नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर में कुछ घपला है ही नहीं। अभी तक अपन आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मैं आपसे क्विज लेता था, वो क्विज होता था एलिमेंट्स में ऑर्डर पूछने वाला, कि मैंने 4 एलिमेंट दे दिए, इसमें ऑर्डर बता दो। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑर्डर रिलेटेड सवाल आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो सिंपल सिंपल लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे घट रहा है। तो इसमें अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है एप्लीकेशन। द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एप्लीकेशन। इसमें ज्यादा मेजर टॉपिक एप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन इज द मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, फर्स्ट है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या क्या पता चलता है। तो एक एप्लीकेशन बच्चों तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां यूज आता है, एक तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। बताओ क्या पढ़ चुके हो? डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, अरे वही एटॉमिक रेडियस में जो पढ़ा था, शूमाकर स्टीवेंसन इक्वेशन। अच्छा बच्चों, स्टीवेंसन इक्वेशन बच्चों, इट इज शूमाकर। इसको कोई भी शूमेकर नहीं बोलेगा। अबे शूमेकर मोची नहीं थे, मोची। ही वॉज नॉट शूमेकर, शूमाकर। इट इज नॉट शूमेकर। ओके, तो ये आप पढ़ चुके हैं। इट इज ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। तो इसमें क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू ही आप बॉन्ड लेंथ निकालोगे, तो इट कम्स अंडर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शूमाकर स्टीवेंसन इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, अब एप्लीकेशन, अब नई एप्लीकेशन आपको मिलेगी जो आपने आज से पहले नहीं पढ़ी, बॉन्ड पोलैरिटी। ये भी आपको समझ में आता है। याद करिए, कल मैंने Br2 और ICL वाला जो केस दिया था, सभी लोगों को याद होगा। Br2 और ICL वाला केस जो अपन स्टडी करा था, Br2 वॉज नॉन पोलर, ICL वॉज पोलर। डिसाइड कैसे होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड होता है। याद करिए, कल मैंने आपको बताया था, है ना। ICL में चार्जेस आए थे तो वो पोलर था, Br2 में चार्जेस नहीं आए थे तो वो नॉन पोलर था, है ना। तो वही वाली बात है। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, आपको अगर कभी मिलते हैं होमो अटोमिक, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक बार इस टर्मिनोलॉजी को समझिए। होमो अटोमिक, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका क्या मतलब समझा कोई? अरे दो एटम और सेम एटम वाला मॉलिक्यूल, दो एटम और सेम एटम वाला मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2, O2, F2, Br2, Cl2, I2, Br2, I2, Cl2, F2, ये सब क्या है? होमो अटोमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो अटोमिक मतलब सेम एटम, और डाई एटॉमिक मतलब दो एटम। तो ये बच्चों, ये सब लाइन से N2 और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये सब बच्चों लाइन से क्या होंगे? नॉन पोलर। ये सब लाइन से क्या होंगे? नॉन पोलर, क्योंकि यहां पर दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? 0। क्योंकि यहां पे दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल्टा मतलब डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है? 0। ठीक है, तो हेंस दे विल बी नॉन पोलर, हेंस दे विल बी नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल, कोई सा भी आप एग्जांपल ले लोगे, ऑक्सीजन की बात करें तो 3.5 - 3.5,
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 3.5, अभी बताई थी, ये देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 3.5, राइट। तो 3.5 माइनस 3.5 क्या होता है? 0। तो अभी सी बात है, इन सभी मॉलिक्यूल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो क्या है? 0। किसी की भी आप उठा लो, नाइट्रोजन की उठा लो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? 3। तो 3.0 माइनस 3.0 यानी 3 माइनस 3 0, है ना। तो डेल्टा एन क्या आ रहा है यहाँ पे? 0। तो इन सभी का डेल्टा एन क्या है? 0। ठीक है, ओके। पर वहीं बच्चों में बात करूं हेट्रोएटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, इसका क्या मतलब हुआ? हेट्रोएटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब हुआ? अरे HF, HCl, HBr, अलग अलग एटम और दो एटम। हेट्रोएटॉमिक डायटोमिक का क्या मतलब हुआ? अलग अलग एटम और दो एटम। इनकी अगर मैं बात करूं, आप ही बताइए क्या ये सारे पोलर है या नॉन पोलर है? अब यहां पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो जैसे ये 2.1 है, ये 4 है, ये 2.1 है, ये 3.0 है, ये 2.1 है, ये 2.8 है, ये 2.1 है, ये 2.5 है ना। सब के सब में डेल्टा En नॉट इक्वल टू 0, हेंस ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर व्हाट? पोलर। ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं? पोलर। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ठीक है सारे पोलर है, यह भी पूछा जा सकता है ज्यादा पोलर कौन है और कम पोलर कौन है? आपसे यह भी पूछा जा सकता है। भाई ठीक है, चारों पोलर है, पर ज्यादा पोलर कौन है और कम पोलर कौन है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बताइए, आप ही बताइए। सीधी सी बात है, जहां पर डेल्टा En ज्यादा होगा, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, वहां इलेक्ट्रॉन की खींचतान ज्यादा होगी ना। वहां पर इलेक्ट्रॉन की खींचतान क्या होगी? ज्यादा। फ्लोरीन ज्यादा कहेगा मैं ले जाऊंगा इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन ज्यादा बुरी तरह से इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाएगा हाइड्रोजन से, बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे यस और नो? हाइड्रोजन से लगभग हाइड्रोजन से लगभग इलेक्ट्रॉन लूट जाएगा ये तो, है ना, पूरा छीन ले जाएगा। तो डेल्टा एन जितना ज्यादा होगा पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो ये वाली बात। तो अगर मैं बात करूं कि इन सभी मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसमें होगी, तो हाइड्रोजन तो वही सीधा साधा बच्चा है, समझिएगा। हाइड्रोजन वही सीधा साधा बच्चा है जिससे हर कोई स्कूल में टिफिन लूट लेता है। सीधा साधा भोला बच्चा जैसे हर कोई बड़ा बच्चा स्कूल में टिफिन लूट लेता है। सभी हर कोई लूट रहा है, फ्लोरीन से लेकर आयोडीन, हर कोई इसका स्कूल का टिफिन खा रहा है। पर एक खाने की भी तमीज होती है। आयोडीन उतना बुरी तरह से नहीं लूट रहा, मतलब एक रोटी उठा के भाग जाता है ना। ब्रोमीन थोड़ा सा ज्यादा बुरी तरह से लूट रहा है, क्लोरीन और ज्यादा बुरी तरह से लूट रहा है। फ्लोरीन इसके स्कूल में आते ही इसका टिफिन अपने बैग में रख लेता है। फ्लोरीन वो वाला बच्चा है जो कि ये हाइड्रोजन स्कूल में आया, ये हाइड्रोजन का बैग खोल के इसका टिफिन अपने बैग में रख लेता है, और स्कूल जब खत्म होने लगता है तो टिफिन वापस से इसके बैग में रख देता है। तो इतना बुरा डकैत है फ्लोरीन, है ना। तो हाइड्रोजन तो वही मासूम है, वो तो स्कूल अपना टिफिन खिलाने ही आता है। हाँ, और ये सारे लोग इससे टिफिन लूटते हैं, तो सभी लोग एकदम रिलेट कर गए। तो आप लोग बताइए आप कौन से वाले थे? सभी लोगों ने ये हरकत मारी हुई है अपने अपने स्कूलों में, सभी को मैं जानता हूं।
जो लोग कह रहे हैं कि मैं हाइड्रोजन था, उनके साथ मेरी सहानुभूति है। जो लोग कह रहे हैं कि मैं हाइड्रोजन था, तो ये मैं था जो जिससे टिफिन लूटा जाता था। और जो लोग कहते हैं कि मैं लूटता था, ओके। एक बच्चा कह रहा है सर मैं प्यार से लूटता था। प्यार से लूटना क्या होता है? एक बच्चा कह रहा है प्यार से लूटता था। प्यार से लूटना क्या होता है? ए बेटा मैं तेरा खाना खा रहा हूँ, तुझे बुरा तो नहीं लग रहा? प्यार से लूटना क्या होता है? लूटना लूटना होता है। खैर, ओके। तो बॉन्ड पोलैरिटी आ जाइए, वापस से आ जाइए भैया। बॉन्ड पोलैरिटी की अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, एच एफ होगा, फिर एच सी एल, फिर एच बी आर, और फिर एच आई। ठीक है, तो ये है। तो यहां पर आप सीधे सीधे बोल सकते हो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा पोलर होगा, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। तो ये, अब देखिए, ये भी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ये देखकर ये बता पा रहे हो कि कौन सा बॉन्ड पोलर होगा, कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर होगा। तो आई थिंक ये वाला सभी लोगों को समझ में आ गया कि भाई, हाँ, एच एफ बी इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट होगा। ये सारे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट होंगे। याद करिए कल वाला एग्जाम्पल, ये सारे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होंगे? डेविएट होंगे। बिल्कुल सही बात है ना? ओके, यहां तक सभी को समझ में आ गया? बढ़िया से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, है ना? कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अब बच्चों मैं आपको बताऊं कि कोई भी मॉलिक्यूल, जैसा कि अभी एक बच्चे ने बोला कि सर ये सब तो मेटल है, ये सब तो मेटल है, तो इनमें आप कैसे बात कर पा रहे हो कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बात करो, तो कोवेलेंट के अंदर होता है। तो बच्चों आज आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूं जिसका प्रूफ, अभी प्रूफ मत मांगना, मैं एक बात आपको बोलने जा रहा हूं जिसका प्रूफ आप अभी मत मांगना, क्योंकि उसका प्रूफ परफेक्ट तरीके से आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, है ना? अभी आप बस वो बात समझ लीजिए कि बच्चों में आपको एक चीज बोलने जा रहा हूं, कोई भी मॉलिक्यूल 100% कोवलेंट या 100% आयनिक नहीं होता। नो मॉलिक्यूल इज 100% आयनिक और 100% कोवलेंट। जिसको आप आयनिक कंपाउंड बोलते हो, जैसे आप बचपन से NaCl को आयनिक कंपाउंड बोलते आ रहे हो, इस आयनिक कंपाउंड में भी थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर होता है, थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर होता है। तो सर फिर ये तो बचपन से क्या हमें गलत पढ़ा रहे? क्या ये आयनिक कंपाउंड नहीं है? अबे है, पर इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, कोवलेंट कैरेक्टर है पर वो कम है। सब लोग इस बात को समझे क्या? कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक या 100% कोवलेंट नहीं होता। सारा गेम कैरेक्टर का है, कैरेक्टर। इसमें कैरेक्टर जो ज्यादा हो जाएगा वो कंपाउंड वो कहलाएगा। अब मैं समझाता हूं आपको कैसे। तो हर मॉलिक्यूल में कुछ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है और कुछ परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर होता है। दोनों मिलाकर 100% होते हैं। ऑब्वियस बात है, कंपाउंड इज आइदर आयनिक और आइदर इज कोवलेंट, दोनों का कैरेक्टर 100% होता है। कैरेक्टर पूरा ही लिख देता हूं।
ठीक है। अब बात यह है बच्चों कि इस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसी मॉलिक्यूल में अगर 50% से ज्यादा है, सब लोग इस बात को समझना है, अगर किसी कंपाउंड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा है तो बच्चों फिर कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या होगा, वो 50% से कम हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी में आयनिक कैरेक्टर 70% है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, 30%। तो फिर अपन उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। वी कॉल दैट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, देन कंपाउंड इज आयनिक। ठीक है, अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50% से कम है, बताइए फिर क्या हुआ, तो फिर कोवलेंट कैरेक्टर 50% से ज्यादा हो जाएगा, देन कंपाउंड इज कोवलेंट। और सर मान लीजिए अगर एग्जैक्ट बाउंड्री पे एग्जैक्ट 50 ही आ गया, जो कि बच्चों बहुत ही रेयर कहीं देखने को मिलता है, रेयर ही आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्ट 50 आए, तभी आपको किसी, जनरली हम किसी मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं देखते कि एग्जैक्ट 50 आए, पर अगर मान लीजिए आ जाए तो फिर दोनों कहोगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन कंपाउंड इज आयनिक एज वेल एज कोवलेंट, तो आप उसको दोनों कहोगे, आयनिक एज वेल एज कोवलेंट। बाकी ऐसा कभी भी किसी मॉलिक्यूल में हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जो लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल रहे हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ही, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। ठीक है, जो लोग कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहीं से नाम सुन लिया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट ही होता है, इट इज नॉट आयनिक। ठीक है, ओके। अब सुनो, ये जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की बात हो रही है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, उस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आता है। देयर इज अ फॉर्मूला रिलेटेड टू परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उस फॉर्मूले का नाम है हेने स्मिथ फॉर्मूला, हेने स्मिथ फॉर्मूला। ठीक है, और वो फॉर्मूला है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16 मॉड ऑफ डेल्टा En प्लस 3.5 मॉड ऑफ डेल्टा En का होल स्क्वायर। ये है आपका हेने स्मिथ फॉर्मूला। ठीक है, ये एक और अंकल यहां पे आ गए, दो अंकल आ गए, हेने स्मिथ फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले में कोई भी आपको मैं कंपाउंड दूंगा, मैं आपको कोई भी कंपाउंड दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको HF दे रहा हूं, HF, आप उस क्या करोगे, HF का डेल्टा En इस फॉर्मूले में डाल दोगे, डेल्टा En इस फॉर्मूले में डाल दोगे, इस फॉर्मूले में डालोगे आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मिलेगा, और वो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जितना मिलेगा, अगर वो 50 से कम आया तो HF कोवलेंट है, अगर वो 50 से ज्यादा आया तो कंपाउंड आयनिक है। एग्जैक्ट 50 आपको कभी नहीं दिखेगा। अरे ये सुनो, ठीक है। अब बच्चों मेरा एक दिमाग में कॉमन सेंस कुछ बात कह रही है, क्या आप लोगों की भी दिमाग में एक बात कह रही है क्या, सर ऐसे तो यार हम पागल हो जाएंगे, हम जब भी कोई फॉर्मूला, हमें जब भी आप कोई मॉलिक्यूल दोगे यार, हम तो ऐसे पागल हो जाएंगे, क्योंकि हम हर मॉलिक्यूल के लिए डेल्टा En निकालेंगे, डेल्टा En निकाल के इस फॉर्मूले में डालेंगे, ये फॉर्मूला आपको आयनिक कैरेक्टर देगा, यस और नो, आयनिक कैरेक्टर देगा। मेरे दिमाग में चीज आ रही है, देखते हैं क्या आप सभी लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या, देखते हैं कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं। यार सारा गेम 50% का ही तो है, सोचना मेरे साथ, सारा गेम 50% का ही तो है। मेरे को सिर्फ यही तो जानना है कि आयनिक कैरेक्टर 50% के ऊपर आ रहा है या 50% से नीचे आ रहा है, मेरे को यही तो जानना है ना। तो क्यों ना मैं यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग करूं, क्या आप लोगों ने कभी रिवर्स इंजीनियरिंग का नाम सुना है क्या? आप कोई चीज बना नहीं सकते, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग से कोई चीज बना नहीं सकते, कोई चीज आपको, मैंने आपको दी है भैया ये बना के दो, तो कोई चीज आप बना नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, वो बनी बनाई जो चीज मैंने आपको दी, आप उसको तोड़ो और ये सोचो कि वो कैसे कैसे बनी, आप वो बनी बनाई चीज को तोड़ते जाओ और ये देखो कि उसमें वो कैसे कैसे बनी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे बनाना है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग।
तो क्यों ना अपन इस पर रिवर्स इंजीनियर करें। अपन ये पता कर लें अपन ये पता कर लें कि 50% आयनिक कैरेक्टर पे डेल्टा ईएन कितना आता है। क्यों ना मैं ये पता कर लूं कि अगर आयनिक कैरेक्टर 50% होता है तो कितना डेल्टा ईएन आता है। क्योंकि मेरे को एक चीज तो यहां पे साक्षात दिख रही है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ईएन। अबे अगर डेल्टा ईएन बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना। अगर डेल्टा ईएन बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ये तो आपको दिख रहा है। तो एक काम करो ना, एट आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू 50%, डेल्टा ईएन इक्वल टू क्या, आप ये पता कर लो, है ना। आप ये पता कर लो। अगर आप ये पता करोगे तो आपको निकल के आएगा, मैं आपको बता देता हूं, डेल्टा ये निकल कर आएगा 2.1 समथिंग, 2.1 समथिंग निकल कर आएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। मान लीजिए डेल्टा ई एन को हम एक्स मान ले, है ना, अज्यूम डेल्टा ई एन इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे इक्वेशन बन रही है 3.5 एक्स स्क्वायर प्लस 16x इक्वल टू 50। तो 3.5 एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब ये मैं ऑलरेडी सॉल्व करके बैठा हूं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया बता रहा हूं। आप उसको सॉल्व करोगे 2.1 आएगा, तो बस आपका काम ही खत्म हो गया। अब आपका काम ही खत्म हो गया। आपको पता है क्या करना है, सिंपल सी बात है। अगर जो मैं आपको मॉलिक्यूल दूं, अगर उसका डेल्टा एन 2.1 से ज्यादा है, जो मैं आपको मॉलिक्यूल दूं अगर उसका डेल्टा एन 2.1 से ज्यादा है, देन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर विल बी ग्रेटर देन 50, देन आयनिक। खत्म हो गई बात। डेल्टा ईएन 2.1 में 50% है, डेल्टा ईएन 2.1 में 50% है। अगर डेल्टा ईएन 2.1 से ज्यादा आ जाएगा तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50 से ज्यादा हो जाएगी, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, आयनिक। अगर डेल्टा ईएन 2.1 से कम है, देन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50% से कम है, देन कोवलेंट। और भाई साहब अगर 2.1 ही आ गया एग्जैक्ट, तो बताओ देन बोथ। बोलो बॉस, एकदम क्रिस्टल क्लियर, समझ में आया नहीं आया सभी लोगों को? खत्म हो गई बात। अब ये आपको हेल्प करेगा कब, जब सवाल ने आपसे सिर्फ ये पूछा था कि मॉलिक्यूल आयनिक है या कोवलेंट। अगर सवाल सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा था कि आयनिक है या कोवलेंट, तो आपको पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत है ही नहीं। आपको हेने स्मिथ पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत है ही नहीं। सीधे से आप उस मॉलिक्यूल में, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, बताइए CSF आयनिक है या कोवलेंट, आयनिक और कोवलेंट, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, डेल्टा ए निकाल लो। डेल्टा ए निकालो तो फ्लोरीन का होता है मॉड के साथ, मॉड के साथ तो सीशम होता है 0.72, फ्लोरीन होता है 4। तो ये तो निकल कर आ रहा है 3.28 विच इज ग्रेटर देन 2.1। तो आयनिक, भारी आयनिक। पर वहीं अगर मैं बात करूं आपके HF की, HF, तो HF के लिए कितना आएगा 2.1 minus 4, that is 1.9 which is less than 2.1। तो बताइए कोवलेंट। बस। तो अगर सवाल ने आपसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर नहीं पूछा था, सिर्फ ये पूछा था कोवलेंट आयनिक, तो आप ऐसे पता लगा सकते हो। आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। पर बच्चों अगर सवाल पूछे ही सही कि नहीं मेरे को तो तू परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल के बता, आई वॉन्ट टू नो द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, फिर तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। अगर सवाल ने पूछ ही लिया कि नहीं मेरे को तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताओ कि परसेंटेज कितना है, फिर तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
है ना? तो ये है बात। बोलो बॉस, ये पूरा सेक्शन क्लियर हो गया क्या सभी लोगों को? क्या ये सभी लोगों को पूरा सेक्शन क्लियर हो गया? दैट्स इट। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें कैसे फॉर्म होते हैं, क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू अ क्वेश्चन, है ना? आदित्य गौतम बेटा फिर वो उसमें देख लेना, हैंड आउट में देख लेना। अभी मैं पलट गया हूं। क्वेश्चन देखो इसमें कैसे फ्रेम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। LiF, BeF2, CSF और NaF। बताइए इनमें से किसमें आपको हाईएस्ट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मिल रहा है? तो क्या करोगे? सिर्फ डेल्टा EN निकालना। आपको ही पता है डेल्टा EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, है ना? तो डेल्टा EN निकालते जाओ। डेल्टा EN बताइए क्या आएगा? 1-4 मॉड, मॉड लगा देना। 1-4। अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होती जाएगी। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? याद होती जाएगी। अच्छा एक चीज सभी लोग बी वाले ऑप्शन में फ्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना। वी ऑलवेज टॉक अबाउट सिंगल बॉन्ड। हम हमेशा एक बॉन्ड की बात करते हैं। तो BeF2 में आपको एक बेरिलियम और एक फ्लोरीन ही लेना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना। समझ गए कि सर वहां पे तो 2 फ्लोरीन है ना? नहीं नहीं, हम एक BeF बॉन्ड की बात करते हैं। वो अलग बात है कि वहां पे 2 BeF बॉन्ड है। वो अलग बात है कि वहां पे 2 BeF बॉन्ड है, पर अपन सिर्फ एक ही बॉन्ड के अनुसार बात करते हैं। अच्छा बेरिलियम तो 1.5 आएगा बिल्कुल। तो सभी लोग इस बात को समझ गए ना? फ्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना। वी ऑलवेज टॉक अबाउट सिंगल बॉन्ड। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 0.72 -4 और NaF कितना हो जाएगा? 0.9 -4। तो आप भी बताइए सबसे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे तो 3 हो गया, यहाँ पे 2.5 हो गया, यहाँ पर 3.28 हो गया और यहाँ पे 3.1 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है। और बच्चों ये तो हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर क्यों? क्योंकि द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में कंपाउंड बन रहा है। CSF will be the highest ionic character compound. Why? अरे सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो अब इस बात है, इट विल बी द भारी आयनिक कैरेक्टर, हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। अरे बोलो आया नहीं आया? बिल्कुल सही बात। यहां तक सब कुछ क्लियर चल रहा है बच्चों? एकदम बढ़िया मक्खन मलाई। यहां तक सब कुछ क्लियर, शानदार, है ना? और बगैर कैलकुलेशन के आप आंसर दे पा रहे हो। आपको यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेट करके आंसर नहीं देना है, सिर्फ आपको डेल्टा EN कंपेयर करके आंसर देना है। पूरा फॉर्मूला कोई नहीं लगाएगा। पता चले बैठ के पूरा फॉर्मूला लगा रहे हो, 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN का होल स्क्वायर पूरा सॉल्व कर रहे हो, बैठ के सॉल्व नहीं करना है, सीधे आपको डेल्टा EN कंपेयर करना है ना? ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगली एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप और क्या कमेंट कर सकते हो और किस चीज के बारे में आप बता सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखकर? वो है आप कंपाउंड के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन कमेंट अबाउट द एसिडिक एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड। अब बच्चों ये थोड़ा सा एक बड़ा सेक्शन है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफी बनते हैं। बहुत सोच समझ के इसको समझिएगा। ठीक है, ओके।
इसको बहुत सोच समझ के समझिएगा। अब सुनिएगा, पहले तो मैं एसिडिक और बेसिक एक्टर बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बच्चों एसिड कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स आर देयर? क्या आप लोग जानते हो क्या एसिड होता क्या है और एसिड कितने प्रकार के होते हैं? क्या आप ये बात जानते हो क्या? तो बच्चों एसिड मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका, वैसे तो आप लोग जानते होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। काफी लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, वो भी एक क्लासिफिकेशन है। मैं आपको दूसरा क्लासिफिकेशन बोल रहा हूं। ऐसा क्लासिफिकेशन हो सकता है आपने आज से पहले नहीं पढ़ा हो। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड तो होता ही है, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे मैं दूसरे तरीके की क्लासिफिकेशन बोल रहा हूं, हाइड्रा एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स और ऑक्सी एसिड, ठीक है बच्चों। आज से पहले आपने एसिड्स के दो तरह के फॉर्मूले देखे हैं। आपने आज से पहले जैसे HCl एसिड देखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको आप बोलते आ रहे थे, HCl, HF, आपने इस तरह के एसिड देखे होंगे। और एक आपने देखे होंगे बच्चों H2SO4, है ना, HNO3, आपने इस तरह के भी एसिड देखे। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। आपने छोटी क्लासेस में ये दो तरह के फॉर्मूलेस भी देखे और ये दो तरह के नाम भी देखे हैं। ये दोनों है तो एसिड, पर दोनों में फर्क क्या है आपको आज पता चलेगा। एक्चुअली HCl, HF, HBr, these all are hydra acid। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका आपने सुना होगा रॉटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे जैसी बदबू। रॉटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे जैसी बदबू जिसकी आप बोलते हो, है ना बच्चों, ये सारे हाइड्रा एसिड में होते हैं। ऑल दीज आर हाइड्रा एसिड। वहीं अगर मैं बात करूं H2SO4, HNO3, H3PO4, अगर आज से पहले नाम सुने हैं, दीज आर ऑक्सी एसिड, है ना, दीज आर व्हाट, ऑक्सी एसिड, ठीक है। ओके, दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। दोनों में फर्क ये है कि हाइड्रा एसिड में, अच्छा पहली बात तो एसिड की डेफिनेशन होती क्या है? एसिड की डेफिनेशन होती क्या है? बहुत एकदम बेसिक वाली डेफिनेशन, जो H प्लस देता हो, जो H प्लस देता हो, राइट। तो दोनों का काम, हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड दोनों का काम H प्लस देना ही होता है, पर वो H प्लस कहां से निकल रहा है? दोनों का काम H प्लस देना ही होता है, पर वो H प्लस कहां से निकल रहा है, किस पोजीशन से निकलता है, वही बात इन दोनों को डिस्टिंग्विश करती है। हाइड्रा एसिड में जो हाइड्रोजन होता है वो डायरेक्ट नॉन मेटल से बॉन्डेड होता है। वो डायरेक्ट किससे बॉन्डेड होता है? नॉन मेटल से। ये देखिए आप, डायरेक्ट नॉन मेटल से वो बंधा हुआ होता है और वो वहां से रिलीज होता है। दैट इज वाई वी कॉल देम हाइड्रा एसिड। दैट इज वाई वी कॉल देम हाइड्रा एसिड। और ऑक्सी एसिड में बच्चों क्या होता है, अब सुनिएगा, इनकी स्ट्रक्चर अभी आपको बनानी नहीं आती। ऑक्सी एसिड कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपको अभी बनानी नहीं आती है, वो आपको सिखाई जाएगी प्रॉपरली इन द नेक्स्ट चैप्टर दिस ईयर। दिस ईयर अगले चैप्टर में एक प्रॉपर टॉपिक आएगा आपके सामने, ऑक्सी एसिड। तो वहां पे आपको स्ट्रक्चर बनानी सिखाई जाएगी। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर एक दे रहा हूं। ये स्ट्रक्चर कैसी बनी, ऐसी ही क्यों बनी, ये बॉन्ड इधर ही आएंगे क्या, ये बॉन्ड ऐसे ही आएंगे क्या, क्या ये बॉन्ड ऐसे नहीं बन सकता क्या, अभी ये डाउट मत पूछना, अभी ये बातें मत पूछना। मैं डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, सिंपल इसको एक्सेप्ट कर लो। बनाना सिखाया जाएगा इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो H2SO4 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। H2SO4 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है बच्चों, ठीक है। अब इसमें जो बॉन्ड है ये यहां से टूटता है, इसमें जो बॉन्ड है वो यहां से टूटता है। यहां पर आपको जो गौर करना है, जो आपको फोकस करना है, वो इस बात पे फोकस करना है कि ये हाइड्रोजन डायरेक्ट सल्फर से बॉन्डेड नहीं था। दिस हाइड्रोजन वॉज नॉट बॉन्डेड विद सल्फर। मैं H3PO4 की भी आपको स्ट्रक्चर बना के बात प्रूव कर सकता हूं। सभी ऑक्सी एसिड में ऐसा ही होता है,
सभी ऑक्सी एसिड में ऐसा ही होता है। ये देखिए आप, वो हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है, फिर नॉन मेटल से बॉन्डेड होता है। डायरेक्ट वो नॉन मेटल से बॉन्डेड नहीं होता है, डायरेक्ट वो सल्फर या फॉस्फोरस से बॉन्डेड नहीं होता, वो पहले ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है और ऐसे। तो ये फर्क है दोनों में, ये फर्क है दोनों में। सभी लोग समझ गए क्या? आदित्य गौतम बेटा, अभी यही बात मैंने समझाई, सल्फर कैसे 6 बॉन्ड बना रहा है, अभी इस पे फोकस मत करो। मैंने अभी ये बात बोली। क्या आप लोगों को एक बात मैं, आदित्य गौतम, आपको एक बात मैं बोलता हूं, आपको क्या समझ में नहीं आता है क्या? अभी मैंने ये बात बोली कि इसमें फोकस मत करना, कौन कितने बॉन्ड बना रहा है, कैसे बॉन्ड बन रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप वही डाउट पूछ रहे हो। हाँ, तो अब सुनो, हम यहाँ पे क्या कंपेयर करने आए थे, अब मैं उस बात पे आता हूं। मैं यहाँ पे आपको क्या सिखाने आया था, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर में आपको कंपेयर करवाने आया था। आप अभी इन सभी के अंदर कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, आप ये कंपेयर करने वाले हो। इसमें भी आप कंपेयर करने वाले हो कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। मेरी बात बहुत कान खोल के सुनिएगा। हाइड्रा एसिड में जिस बेसिस पे अपन कंपेयर करेंगे, जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन कंपेयर करेंगे हाइड्रा एसिड में, वो बिल्कुल अलग रूल है। और ऑक्सी एसिड में अपन जैसे कंपेयर करेंगे वो एक अलग रूल है, वहां पे एक अलग थ्योरी चलाएंगे। तो हाइड्रा एसिड की थ्योरी अलग है, ऑक्सी एसिड की थ्योरी अलग है। इट इज लाइक दो देश में अलग अलग ट्रैफिक रूल्स हैं। इट इज लाइक दो देशों में अलग अलग ट्रैफिक रूल है। एक देश है जिसमें हेलमेट पहनने पे चालान हो जाता है, और एक देश ऐसा है जहां पे हेलमेट ना पहनने पे चालान हो जाता है। तो एक देश है जहां पे हेलमेट पहनोगे, अगर हेलमेट पहने दिख गए, चालान कट जाएगा। और एक देश ऐसा है जिसमें हेलमेट ना पहनने पे चालान कट जाएगा। तो दोनों का अलग अलग रूल है। तो हाइड्रा एसिड का अलग रूल है, ऑक्सी एसिड का अलग रूल है। सभी लोग समझ गए ना? ठीक है, तो पहले मैं आपको हाइड्रा एसिड के बारे में पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट टाइम कंपेयरिंग फॉर हाइड्रा एसिड, है ना? सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं कंपेयर करने जा रहा हूं HF, HCl, HBr और HI। इनमें एसिडिक कैरेक्टर आपको कंपेयर करना है। कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है? कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर इन दिस। अब कैसे करोगे, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना, और बहुत सिंपल है, मतलब बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। एक बार मैं इन दोनों का, इन चारों का स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 4 मॉलिक्यूल्स, मतलब इनका मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा। तो मान लीजिए हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन ये है, ये हाइड्रोजन है ना? ओके, अब फ्लोरीन की साइज ये है, मान लीजिए फ्लोरीन की साइज ये है ना? ओके, अब हाइड्रोजन ये है, क्लोरीन की साइज थोड़ी सी बड़ी होगी। क्लोरीन की साइज थोड़ी सी बड़ी होगी। बड़ा दिख रहा है ना ये? क्लोरीन बड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ये लो बड़ा, क्लोरीन की साइज बड़ी होगी। ये फिर से हाइड्रोजन है, मुझे लग ही रहा था इसको मुझे नेक्स्ट उसमें लेना चाहिए। ये आपका ब्रोमीन है जो क्लोरीन से भी बड़ा है।
और ये आपका आयोडीन। थोड़ा सा ब्रोमीन और मैं बड़ा बना सकता था। ओके, है ना। अब सुनो, यहां पर सभी तरफ ये HF है, ये HF है, ये HCl है, ये HBr है और ये HI है। मैं आपसे पूछता हूं, ये इन सब, ये तो एटम हो गए और इन सब की बॉन्ड लेंथ भी मैं बना देता हूं। ये इसकी बॉन्ड लेंथ रहेगी, ये इसकी बॉन्ड लेंथ रहेगी, ये इसकी बॉन्ड लेंथ रहेगी। सभी लोगों को याद है ना बॉन्ड लेंथ क्या होती थी? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अपन बॉन्ड लेंथ बोलते थे। और ये इसकी बॉन्ड लेंथ रहेगी। पहले तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि ऊपर से नीचे बॉन्ड लेंथ घट रही है या बढ़ रही है? पहले तो आप मुझे बताइए। अरे मैंने लिख दिया, आप लोग मुझे बताइए, ऊपर से नीचे बॉन्ड लेंथ घट रही है या बढ़ रही है? तो मेरे हिसाब से बढ़ रही है। यस और नो? बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, राइट? ओके। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनको एसिड की तरह बिहेव करना है, इनको एसिड की तरह बिहेव करना है। एसिड की तरह बिहेव करना है मतलब इनको हाइड्रोजन छोड़ना है। इनको हाइड्रोजन को क्या करना है? छोड़ना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इन चारों मॉलिक्यूल में से सबसे पहले हाइड्रोजन कौन छोड़ेगा? इनमें से सबसे पहले हाइड्रोजन से बॉन्ड कौन तोड़ेगा? HF, HCl, HBr या HI? लॉजिक से बताइए आप लोग। तो अब एक एग्जांपल है, आप लोगों ने लकड़ी का बांस देखा होगा, लकड़ी का बांस, राइट? एक ऐसी एक पर्टिकुलर मोटाई का लकड़ी का बांस है। मैं अब एक लकड़ी का बांस इतनी साइज का है, एक लकड़ी का बांस इतनी साइज का है, एक लकड़ी का बांस इतनी साइज का है और एक लकड़ी का बांस इतनी साइज का, सबसे बड़ी साइज का है। मैंने आपको ये चारों लकड़ी के बांस दिए ऑफ द सेम मोटाई। ये बताइए सबसे आसानी से कौन सा बांस तोड़ दोगे? कौन सी वाली लकड़ी बहुत आसानी से आप तोड़ सकते हो? ऑब्वियसली बात है, लंबी वाली। अरे यस और नो? तो सबसे लंबी वाली जो लकड़ी है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। छोटी वाली को ऐसे पांव से तोड़ देते ना कई लोग, ऐसे पांव पे मार के लकड़ी कौन सी तोड़ दोगे? लंबी वाली। छोटी वाली को पांव पे मारोगे, टूटेगा तो सही, लकड़ी नहीं पांव, है ना? तो छोटी वाली से लकड़ी से पांव तोड़ लोगे और बड़ी वाली को पांव से लकड़ी तोड़ दोगे। यस और नो? हाँ। तो छोटी वाली से लकड़ी से पांव तोड़ा जाता है और बड़ी वाली से पांव से लकड़ी को तोड़ा जाता है। तो सभी लोग समझ गए? स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ, bond strength will be high and larger the bond length, bond strength will be low। तो यहाँ पे bond strength क्या होगी? कम। bond strength क्या हो जाएगी बच्चों? कम। और अगर bond strength कम हो गई, अगर bond strength कम हो गई तो फिर बोलो क्या होगा? तो H प्लस फर्निशिंग टेंडेंसी, H प्लस फर्निशिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा, है ना? आसानी से एक्सप्लेस देगा। फर्निशिंग का मतलब समझ गए ना? निकालना। फर्निशिंग का क्या मतलब होता है? निकालना। H प्लस फर्निशिंग मतलब H प्लस निकालने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। हेंस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, हेंस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सभी लोग इस बात को समझ गए क्या? तो यह है बात। तो यहां पर अगर मैं आपसे एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर पूछूंगा तो आपको यही लॉजिक लगाना है, इसके अलावा और कोई लॉजिक आप नहीं लगाओगे। अभी जो मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन करा, इसी लॉजिक के तहत आपको आंसर देना है और कोई लॉजिक नहीं लगाना है। तो एसिडिक कैरेक्टर अगर मैं आपसे पूछूं
तो बताइए HF, HI, HBr, HCl और HF, बताइए आंसर क्या आएगा? सबसे ज्यादा HI, फिर HBr और फिर HCl और फिर HF। याद रखिएगा बच्चों, फॉर हाइड्रा एसिड इस तरह से आपका ऑर्डर आता है। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं उसी प्रकार से क्वेश्चन है अगला, कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर H2O, H2S, H2SC, H2PE और NH3, PS3, ASH3 और HBS3। फटाफट कंपेयर कर दो बॉस, कंपेयर कर दीजिए सभी लोग, क्या रहेगा? अच्छा ये भी ध्यान से देख लेना कि कौन सा ऑर्डर पूछा है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अगर इन्हीं मॉलिक्यूल्स में अगर आपसे बेसिक ऑर्डर पूछ लिया जाता, इन्हीं मॉलिक्यूल्स में अगर आपसे बेसिक ऑर्डर पूछ लिया जाता है, जो कि पूछ लिया जा सकता है, तो क्या करोगे? अरे रिवर्स कर दोगे, है ना? अगर आपसे बेसिक ऑर्डर पूछ लिया जाएगा तो उल्टा कर दोगे, यस और नो? बिल्कुल। तो ये आपका आंसर नहीं। अगर एसिडिक पूछा है, एक काम करते हैं इसको, ये बात समझा नहीं, चलो ठीक है, एसिडिक ही रखते हैं, तो ये होगा। अगर बेसिक ऑर्डर पूछ लिया जाता है, इसी ऑर्डर को रिवर्स कर दोगे। अरे उल्टा कर दिया, ये एसिडिक ऑर्डर तो यही है ना? तो बस ये आ जाएगा, ऊपर से नीचे जाते हुए एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। आदित्य गौतम, जो आप डाउट पूछ रहे हो बेटा बाद में पूछ लेना, अलग से पूछ लेना, है ना आपका डाउट? ठीक है, ओके। सही तो है ऑर्डर, ऊपर से नीचे। अरे जो नॉन मेटल है उसकी साइज जितनी बढ़ेगी, नॉन मेटल की साइज जितनी बढ़ेगी, नॉन मेटल की साइज बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना बच्चों। इसमें क्या कंफ्यूज हो रहे हो? जिन लोगों को समझ में नहीं आया, नॉन मेटल की साइज बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, है ना? नॉन मेटल की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, वो आसानी से H+ दे देगा। सभी लोग इसको इसी तरीके से बोलिए, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, H+ आसानी से निकल जाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आपको यही बोलना है, सभी लोग समझ गए ना? तो इस तरह से करना। HB एंटीमनी और ये टेलुरियम है। अभी तक काफी लोगों को एलिमेंट ही याद नहीं हुए, काफी लोग पूछ रहे हैं ये हाइड्रोजन के साथ क्या है। अबे एलिमेंट याद होने चाहिए आपको अभी तक, ठीक है? ओके। तो बच्चों ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ आप हाइड्रा एसिड पे लगाओगे, ये नियम कायदे सिर्फ हाइड्रा एसिड के हैं। और आपने अभी एक चीज नोट करी, मैंने इस पूरे नियम कायदे में कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बोला ही नहीं। ये अभी जो मैंने आपको पूरी थ्योरी बताई, मैंने कहीं पे भी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम नहीं लिया और ना ही आपको लेना है। हाइड्रा एसिड के एसिडिक कैरेक्टर कंपैरिजन में, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर कंपैरिजन में, वी डू नॉट यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर हाइड्रा एसिड, वी डू नॉट यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज हम बाकी के कंपैरिजन में करेंगे, जो कि ठीक है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है?